सोल लैंड 5 द रिबर्थ ऑफ टांगसन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शेरेक की जो टीम होती है वो मैच के बाद वाली रात मास्टर के मेंशन में ही गुजारती है, जिसके अगले दिन नोबिलिटी की जो फॉर्मेलिटी होती है वो भी पूरी कर दी जाती है और नोबल स्टेटस के साथ अब ये लोग प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं और तो और हायर स्लेव्स को भी। और राइनोसोरस डियर डीमन किंग काफी महान है, इसलिए ये टांगसन और बाकियों को 5 घर देते हैं, वो भी कैरी सिटी की एकदम बढ़िया जगह पे। लेकिन क्योंकि बाहर हरदम एंसेस्ट्रल मेंबर नजर रखे हुए था, इसलिए ये लोग अपने घर के अंदर ही सेक्लूजन में चले जाते हैं। और इस दौरान टांगसन टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करता है रेडेम्पशन एकेडमी जाने के लिए, जहाँ पे ये अपने टीचर से मिलकर फ्यूचर प्लान्स को बनाता है। और 10वें दिन टांगसन को जिसका इंतजार था वो बंदा इसके सामने आ जाता है और इकालिया कहता है कि ब्रदर असुरा वॉर के आपके जो स्पॉइल्स से मैं आपको उन्हें देता हूँ और इसकी जो इंजरीज है वो हील हो चुकी हैं और इसका जो कल्टीवेशन है वो भी सील कर दिया गया है और अगर आप चाहे तो इसे अनसील भी कर सकते हैं, लेकिन तब भी आपको काफी केयरफुल रहना होगा। और लीगर को यहाँ पे छोड़ के कालिया चुपचाप यहाँ से चला जाता है, जबकि लीगर और टांगसन ये दोनों ही एक दूसरे को घेर घूर रहे होते हैं। तो टांगसन यहाँ से जाते हुए कहता है कि चलो दरवाजे को बंद कर दो और यहाँ पे आके मेरे पास बैठो। तो जो लीगर होता है वो थोड़ी देर तक तो टांगसन को काफी गंदी नजरों से देखता रहता है, जिसके बाद ये पास में आते हुए कहता है कि उस दिन जो तुमने कहा था आखिर तुम्हारा उससे क्या मतलब था। तो टांगसन कहता है कि क्या तुमने मुझे सुना नहीं कि मैंने तुमसे बैठने के लिए कहा है और अब तुम्हारे पास क्या ही क्वालिफिकेशन है कि तुम अब मेरे साथ नेगोशिएट करो। और इस चीज को सुन के इस भीगी बिल्ली को काफी गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुमने मुझसे झूठ कहा था। तो टांगसन उठ जाता है और ये काफी ज्यादा सीरियस होता है और ये काफी डरावने तरीके से कहता है कि तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि अब तुम कौन हो और जब तुम मेरे सामने हो तो जबान संभाल के बात करना और तुम्हें तो अब मेरा गुलाम कहा जा सकता है और क्या तुम गुलाम का मतलब नहीं समझते हो। और जैसे लीगर टांगसन की आंखों में देखता है तो ये काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो टांगसन कहता है कि आखिर तुम्हारा कल्टीवेशन गोल क्या है। तो लीगर चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो जाहिर सी बात है कि मैं भी एक ग्रेट डीमन एम्परर बनना चाहता हूँ। तो टांगसन कहता है कि क्या लीगर ग्रेट डीमन एम्परर इतिहास में पहले भी कोई बना है। तो इस चीज पे लीगर कुछ भी नहीं कह पाता है। तो टांगसन कहता है कि तुम्हें तो काफी क्लियर होना चाहिए अपनी बॉडी के अंदर की गोल्डन लायन ब्लड लाइन और गोल्डन टाइगर ब्लड लाइन के बारे में, और अगर तुम एक ग्रेट डीमन एम्परर बनना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले इन दोनों गोल्डन ब्लड लाइंस के टकरार को रोकना होगा, नहीं तो तुम कभी भी गॉड लेवल पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भाग्य काफी ज्यादा मुश्किलों भरा है, क्योंकि तुम लायन और टाइगर क्लैन की संतान हो, या फिर तुम जैसे बीस्टों की जो संतान होती हैं उनमें से ज्यादातर सरवाइव नहीं कर पाते हैं। क्यों मैंने सही कहा ना। और इस चीज को सुन के लीगर काफी हैरान होता है और ये कहता है कि आखिर तुम कैसे मेरे क्लैन के सीक्रेट को जानते हो। तो टांगसन कहता है कि इस चीज का पता लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन जब तुम और मैं लड़ रहे थे तब मैं तुम्हारी 2 ब्लड लाइन के क्लैश को फील कर पा रहा था और तुम सिर्फ एक लौते हो जिसने दोनों ही ब्लड लाइंस की पावर को इनहेरिट किया और इसके साथ ही साथ अभी तक जिंदा रह पाए हो। तो मुझे इस चीज का डर है कि जो तुम्हारे बाकी के क्लैन के लोग हैं वो तुम्हारे जितने लकी नहीं होंगे, क्योंकि उनमें से ज्यादातर तो जन्म के दौरान मारे जाएंगे या फिर उस समय वो अचानक से मारे जाएंगे जब वो कल्टीवेशन के दौरान अपनी ब्लड लाइन को झेल नहीं पाएंगे। और इस चीज को सुन के लीगर चिल्लाते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि तो फिर हम क्या कर सकते हैं। स्कर्स को हेवंस के द्वारा हमारे क्लैन को दिया गया है और तुम्हारा इन सारी चीजों को मुझे बताने का क्या मतलब है, क्या तुम अब भी उन्हें बचा सकते हो। तो टांगसन कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं ऐसा कर सकता हूँ। और इस चीज को सुन के लीगर काफी ज्यादा हैरान होता है। तो टांगसन कहता है कि बैटल के दौरान तुमने भी देख ही लिया था ना कि मेरे पास कितनी सारी ब्लड लाइंस की पावर है और मेरे पास इस चीज का एक सॉल्यूशन है, लेकिन मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत होगी, लेकिन इसके लिए मुझे काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो फिर मुझे क्यों तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तो लीगर कहता है कि अगर तुम मेरे क्लैन की मदद कर सके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तो मेरी जिंदगी तुम्हारी हो जाएगी, फिर चाहे तुम मुझे स्लेव बना के रखो या सर्वेंट, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँगा। तो टांगसन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अपना स्लेव नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं तो बस तुम्हारे क्लैन का अलाय बनना चाहता हूँ जो कि हरदम मेरे साथ खड़ा रहे। तो लीगर कहता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने क्लैन के बिहाफ पे तुमसे इस चीज का वादा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ही मेरे क्लैन के अंदर नंबर 1 पावर हाउस हूँ। तो एल्डर्स जो होंगे वो भी इस चीज से सहमत होंगे। और इस चीज को सुन के टांगसन खुश होता है और कहता है कि ठीक है, तो फिर अब तुम मुझे वहाँ पे ले चलो, क्योंकि अभी अभी तुमने जो कहा है वो प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन मैंने जो कहा है मैं उस चीज को तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा। लीगर कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें अभी ही वहाँ पे ले चलता हूँ, हमारा क्लैन बस सिटी के वेस्ट साइड में ही है। जब लीगर आगे बढ़ने लगता है तो टांगसन इसे रोकते हुए कहता है कि सामने के दरवाजे से मत जाओ और चलो मैं तुम्हें सबसे पहले अनसील कर देता हूँ और अब तुम मुझे फॉलो करो, मेरे साथ चलो। इसके बाद ये दोनों ही टेलीपोर्टेशन एरे की मदद से टेलीपोर्ट करके गोल्डन वैली में आ
आ जाते हैं। और इस टेलीपोर्टेशन को देख के लीगर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया है। तो टॉन्गसन कहता है कि ये तो बस एक मिड रेंज ट्रांसमिशन फॉर्मेशन है और ये जगह कैरी माउंटेन्स है और तुम बस ऐसे ही मत खड़े रहो, मुझे रास्ता दिखाओ। जिसके बाद टॉन्गसन और लीगर स्वॉर्ड सैंड ये दोनों ही काफी ज्यादा तेजी से उस जगह जाने लगते हैं जहाँ पे लीगर क्लैन स्थित है। और इस यात्रा के दौरान लीगर स्वॉर्ड सैंड और टॉन्गसन लीगर क्लैन की वर्तमान की दुर्दशा के बारे में बात करते हैं और जो ओरिजिनल लीगर हैं वो गोल्डन लायन और गोल्डन टाइगर के कॉम्बिनेशन से जन्म लेते हैं। और जैसा कि टॉन्गसन ने अनुमान लगाया था कि इनकी जो 80% संतान होती है वो काफी कम उम्र में ही मारी जाती है और जो कोई भी तुक्के से सरवाइव कर जाता है तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, लेकिन तभी वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाता है। और उनमें से जो ज्यादातर होते हैं वो अनएक्सपेक्टेडली तब मारे जाते हैं जब वो एडल्ट होते हैं। और इस वजह से इन दोनों ही क्लेन्स को विश्वास हो गया कि फॉरबिडन लव की वजह से ही इनको ये कर्ज मिला है, तो इसलिए इन लोगों ने फरमान जारी कर दिया कि इन दोनों क्लेन्स के बीच में शादी नहीं हो सकती है। और तब से ही लीगर क्लेन को टेरिटरी से बेदखल कर दिया गया है। हालांकि इन दोनों क्लेन्स के जो लोग हैं वो हजारों सालों से सीक्रेटली रीयूनाइट हो रहे हैं और इसके साथ ही साथ जो लीगर्स हैं वो खुद भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसलिए ही ये लोग अभी तक एग्जिस्ट कर पाए हैं। लेकिन इनके लिए जो लिविंग एनवायरनमेंट था वो काफी ज्यादा मुश्किल रहा है। और लीगर क्लेन के अंदर अब 200 से ज्यादा लोग हैं जिनमें से ज्यादातर ब्लड लाइन कॉन्फ्लिक्ट या फिर बीमारी से जूझ रहे हैं। और ये जो लीगर स्वॉर्ड सैंड है ये इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए ही ये बाहर आके टीम बैटल्स के लिए पार्टिसिपेट किया जिससे कि ये पैसा कमा के अपने क्लेन के लोगों की जाने बचा सके। और लीगर बताता है कि मेरी जो प्रेग्नेंट वाइफ है उसे कुछ समय से ब्लड लाइन कॉन्फ्लिक्ट होने लगी है जिसके परिणाम स्वरूप उसका मिसकैरेज हुआ और अब वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई है। और इसलिए ही मैंने नोबल टीम को ज्वाइन किया जिसके बदले में मुझे उसके लिए हेवन एंड अर्थ ट्रेजर्स मिले। और मैं सच में उस समय काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था जब तुमने कहा था कि तुम इस ब्लड लाइन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और अब हम बस वहाँ पे पहुंच ही गए हैं और हमारा जो सीहो विलेज है अब यहाँ से वो ज्यादा दूर नहीं रह गया है। और तभी टॉन्गसन का ध्यान दो जनों पे आता है और उन्हें देखते हुए कहता है कि दो लोग यहीं पे भागते हुए आ रहे हैं, क्या ये तुम्हारे क्लैन के लोग हैं। और ये जो बंदा भागते हुए आ रहा होता है ये कहता है कि बिग ब्रदर आखिरकार आप लौट के आ ही गए, हम आपका कब से विलेज के एंट्रेंस पे इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से चलिए, सिस्टर इन लोग काफी बड़ी मुसीबत में है। तो लीगर स्वॉर्ड सैंड काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या हुआ उसे। तो ये बताता है कि सिस्टर इन लोग अचानक से बेहोश हो गई और मुझे डर है कि वो अब कभी भी मर सकती हैं और उन्होंने अपने आप को मरने से रोक के रखा है और अभी तक वो बस आपके लौट के आने तक का इंतजार कर रही हैं। और इस चीज को सुन के लीगर काफी ज्यादा हैरान होता है। ये बंदा कहता है कि सिस्टर इन लोग कब से आपका इंतजार कर रही हैं, इसलिए जल्दी से चलिए। तो लीगर कहता है कि ठीक है चलो चलते हैं, लेकिन तभी टॉन्गसन इसके रास्ते को रोक लेता है और कहता है कि नहीं तुम लौट के नहीं जा सकते हो। तो लीगर कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, क्या तुमने सुना नहीं कि मेरी वाइफ मर रही है। तो टॉन्गसन कहता है कि वो अभी अपनी सांसों को थाम के तुम्हारे लौट के आने तक का इंतजार कर रही है और अगर उसने तुम्हें अभी देख लिया तो उसे राहत मिलेगी, जिसके बाद शायद उसके जीने की इच्छा खत्म हो जाए और वो सच में मारी जाए। और हाँ मैं अब भी उसे बचाने की कोशिश कर सकता हूँ। तो वैसे तो तुम वहाँ पे लौट के जा सकते हो लेकिन तुम किसी भी हाल में उसके सामने नहीं आओगे। लीगर तुरंत ही टॉन्गसन के पैर पड़ते हुए कहता है कि प्लीज मेरी वाइफ को बचा लीजिए, इसके लिए मैं तुम्हारा जिंदगी भर गुलाम बनने के लिए भी तैयार हूँ। टॉन्गसन कहता है कि जल्दी से उठ जाओ और मुझे वहाँ पे लेके चलो। जिसके बाद में लीगर स्वॉर्ड सैंड के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इसकी वाइफ की हालत वाकई में काफी ज्यादा खराब होती है और ये बंदा वापस से भागते हुए आते हुए पूछता है कि सिस्टर इन लोग कैसी है। तो ये वाइफ कहती है कि तुम आ गए लेकिन तुम्हारा बिग ब्रदर कहाँ है। तो ये बंदा कहता है कि बिग ब्रदर ने कहा है कि वो मेडिसिन लेने के लिए गए हैं। तो टॉन्गसन आगे आते हुए कहता है कि मैं वही डॉक्टर हूँ जिसे उसने इनवाइट किया है और मैं तुम्हारी इस बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। चलो मैं तुम्हारी पहले सिचुएशन को देख लेता हूँ और चिंता मत करो, मैं बस एनर्जी को इन्फ्यूज करूंगा तुम्हारी बॉडी के अंदर। इसके बाद टॉन्गसन फीमेल लीगर की बॉडी को काफी केयरफुली एग्जामिन करता है और क्योंकि मिस्टीरियस हेवन स्किल का असर काफी ज्यादा बढ़िया होता है ब्लड लाइन पावर के ऊपर, लेकिन इस फीमेल लीगर की जो वाइटलिटी है वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और तो इसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो करीब करीब खत्म हो चुका है। और जैसे मिस्टीरियस हेवन स्किल की जेंटल एनर्जी इन्फ्यूज होती है तो इस फीमेल लीगर को थोड़ा आरामदायक महसूस होता है और यहाँ तक कि वैसे फीमेल लीगर का जो ऑरा है वो काफी कमजोर है, लेकिन फिर भी इसकी बॉडी के अंदर जो 2 ब्लड लाइंस है वो अभी एक दूसरे का काफी खतरनाक तरीके से विरोध कर रही हैं। और अगर ये लीगर्स की स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं होती और अगर इंसान इनकी जगह होते तो वो कब के ही मारे जा चुके होते। और जैसे मिस्टीरियस हेवन स्किल की जो थोड़ी सी एनर्जी इसकी बॉडी के अंदर एंटर करती है तो ये तुरंत ही काफी तेजी से गोल्डन एनर्जी की 2 रेस की तरफ बढ़ती है और इन्हें एक साथ लपेटने लगती है। और जैसे एनर्जी की ये दोनों रेस एक दूसरे के साथ
लिपट जाती हैं तो ये लगातार कम इरिटेबल होती जा रही होती हैं और मिस्टीरियस हेवन स्किल के कंट्रोल के चलते धीरे धीरे करके एक भी हो जाती हैं। और इस फ्यूजन प्रोसेस के दौरान 80% जो ब्लड लाइन एनर्जी होती है वो कंज्यूम हो चुकी होती है, लेकिन जो न्यूली बॉर्न ब्लड लाइन की पावर थी वो और भी ज्यादा प्यारी और मेलो हो जाती है, जिसके अंदर से सफेद सुनहरी चमक निकल रही होती है। और इसके साथ ही सिर्फ अब इसकी बॉडी के अंदर एक ही एनर्जी रह गई होती है, जिसकी वजह से अब और ज्यादा किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है। हालांकि ये जो फ्यूजन प्रोसेस थे इसने काफी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर लिया था, जिस वजह से फीमेल लीगर को खून की कमी होने लगती है। तो टांगसन तुरंत ही कहते हैं कि आखिर तुम में से किसकी फिजिकल कंडीशन अच्छी है, क्योंकि इसे अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। तो एक बंदा आगे आते हुए कहता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। तो टांगसन कहता है कि हाँ बिल्कुल, और चलो अपने हाथ को आगे बढ़ाओ, मैं उस पर कट लगा के उसमें से खून निकाल लूंगा। तो एक बंदा कहता है कि अगर तुम लोगों को सच में बचा सकते हो तो तुम जितना चाहो मेरा उतना ब्लड निकाल सकते हो। जिसके बाद टांगसन तुरंत ही इसके हाथ के अंदर एक कट लगाता है, जिसके अंदर से ये अपनी पावर को इस्तेमाल करके ब्लड को बाहर निकालता है। और मिस्टीरियस हेवन स्किल के कंट्रोल के अंदर ये जो ब्लड होता है ये हवा के अंदर ये उस गोल्डन एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद ये फीमेल लीगर के बॉडी के कई हिस्सों से होते हुए उसकी बॉडी के अंदर जाने लगता है। और लगातार ब्लड के इन्फ्यूजन के साथ फीमेल लीगर की जो कंडीशन होती है वो अब थोड़ी सी इम्प्रूव होने लगती है और इसकी पूरी बॉडी के अंदर से एक नाजुक सी व्हाइट लाइट निकल रही होती है। जिसके बाद से फीमेल लीगर की बॉडी के अंदर किसी और प्रकार की कोई ज्यादा ब्लड लाइन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है। और टांगसन कहता है कि अब इसे इससे और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे तो इसका कल्टीवेशन काफी ज्यादा गिरा है, लेकिन ये उसे काफी तेजी से रिकवर भी कर सकती है। और टांगसन कहता है कि तुम्हारी बीवी अब पूरी तरीके से ठीक है, तो अब तुम बाहर आके उसे देख सकते हो। जिसके बाद हम उस लीगर स्वॉर्ड सैंड को रोते हुए देखते हैं, जो कि कब से दरवाजे के पीछे ही छिपा हुआ था। और ये कहता है कि क्या ये सच में ठीक है। जिस पर टांगसन मुस्कुराते हुए हामी भर देता है और ये कहता है कि लेकिन इसके अंदर अचानक से जो इतना सारा ब्लड आ गया उस वजह से ये कुछ समय के लिए बेहोश हो गई है। जब ये लीगर अपनी वाइफ के पास आता है तो ये काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि सच में अब तो इसकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही नई ब्लड लाइन पावर है। और फिर तुरंत ही टांगसन के आगे झुकते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरे लाइफ सेवर हो और अब से मेरी लाइफ तुमसे ही बिलोंग करती है। तो टांगसन कहता है कि जल्दी से उठ जाओ, मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे कोई गुलाम नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम्हारा पूरा क्लैन मेरा साथी बने। तो लीगर खुश होते हुए कहता है कि तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारा जो मेथड है वो पूरे क्लैन के ऊपर काम करेगा, और क्या हम अब भी फ्यूचर के अंदर कल्टीवेट कर सकेंगे। तो टांगसन कहता है कि हाँ थ्योरेटिकली तो ये पॉसिबल है। तो टांगसन कहता है लेकिन अभी के लिए इस चीज को सिर्फ एडल्ट लीगर्स के ऊपर ही इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जो छोटे लीगर्स होंगे वो इतनी ज्यादा हाई एनर्जी और ब्लड लाइन कंजप्शन को झेल नहीं पाएंगे। तो ये लीगर्स खुश होते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, दूसरों की भी जरूरत होगी खून की पूर्ति करने के लिए, और ये काफी बढ़िया बात है जो अब हमारे क्लैन के कर्ज को आखिरकार हटाया जा सकता है, और तुम सच में हमारे क्लैन के काफी बड़े बेनिफेक्टर हो। और चलो तुमने अपना वादा किया है तो अब मैं तुम्हें अपने एल्डर से मिलवाने के लिए ले चलता हूँ। जबकि ये जाते हुए अपने भाइयों से सिस्टर इन लोग का ध्यान रखने के लिए कहता है। तो इसके जो भाई लोग होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है बिग ब्रदर, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। जिसके बाद ये लोग अपने एल्डर के घर में आ जाते हैं, जहाँ पे एल्डर हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी वाइफ की जो ब्लड लाइन कॉन्फ्लिक्ट थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो लीगर कहता है कि मेरे इस इंसानी दोस्त ने इसे खत्म करने में मदद की है, और वास्तव में किटन की जो ब्लड लाइन कॉन्फ्लिक्ट थी वो ठीक हो चुकी है। तो ये एल्डर कहता है कि यहाँ तक कि ग्रेट डीमन एम्परर भी इस कर्ज का कुछ नहीं कर सके थे, तो आखिर तुम जैसा एक मामूली सा इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। तो टांगसन कहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरा सीक्रेट है जिसे मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। तो ये एल्डर कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं बताओगे, क्या तुम्हें इस चीज का डर नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ पे बंदी बना लूंगा और धीरे धीरे करके तुमसे सारी चीजें उगला लूंगा कि तुमने ऐसा कैसे किया है। तो स्वॉर्ड सैंड कहता है कि एल्डर ऐसा मत कीजिए, ये वही है जिसने हमारी मदद की है किटन को बचाने में। लेकिन तभी टांगसन इसे चुप कराते हुए कहता है कि आखिर इसमें डरने वाली कौन सी बात है, और तुम्हारे सामने ही मेरा अपोनेंट खड़ा है जो कि मुझसे काफी बुरी तरीके से हारा था। तो क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे क्लैन के अंदर कोई ऐसा भी है जो कि इससे और भी ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकता हो, क्योंकि ये तो मुझे छू भी नहीं पाया था। और इस चीज को सुन के ये एल्डर हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है कि क्या ये इंसान इतना ज्यादा ताकतवर है।
और टांगसन की इस बात को सुन के इस एल्डर के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये घबराते हुए कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, और अब जब तुम बिग कैट के बेनिफेक्टर हो तो तुम हमारे क्लैन के लिए भी बेनिफेक्टर हुए, और तुम हमारे क्लैन को अपना अलाय बनाना चाहते हो ना, तो इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम हमारे क्लैन के इस कर्ज को सॉल्व कर सकते हो तो। टांगसन को ये बिग कैट जो नाम होता है ये काफी क्यूट लगता है, और बिग कैट कहता है कि मेरा नाम बिग कैट है और मेरी वाइफ का नाम किटन है। और टांगसन कहता है कि क्यों ना हम ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें जिससे कि हम एक दूसरे के साथ बाइंड हो सके। एल्डर कहता है कि हाँ ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज से तो हम दोनों को ही तसल्ली रहेगी। और ये जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होता है ये हाईएस्ट लेवल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इस वचन को यहाँ तक कि एक ग्रेट डीमन एम्परर भी नहीं तोड़ सकता है। और एल्डर को भी इस चीज में काफी ज्यादा इच्छा थी, जिस वजह से टांगसन को किसी भी तरह की चालाकी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। एल्डर कहता है कि ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, तो अगर तुम हमारे क्लैन के ब्लड लाइन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर दिए तो मैं इस लीगर क्लैन का ओल्ड कैट पक्का अपने इस वचन को पूरा करेगा। और अगर तुम एक सिग्नल भी देते हो तो लीगर क्लैन के सभी फाइटर्स तुम्हारी खातिर लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। और क्योंकि लाइगर्स को टाइगर्स और लायंस दोनों ही पसंद नहीं करते हैं, इसलिए ये लोग भी अपने आप को लायंस या टाइगर्स भी नहीं मानते हैं, इसलिए ही इन्होंने अपने नाम को कैट्स रखना शुरू कर दिया है। और टांगसन कहता है कि चिंता मत करिए, मैं काफी जल्दी एंसेस्ट्रल कोर्ट जाने वाला हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं लीगर्स के एक ग्रुप को निपटा के जाऊंगा। और अगले कुछ दिनों तक टांगसन सीहू विलेज के अंदर ही रुकता है और इनकी ब्लड लाइन को इंटीग्रेट करने में इनकी मदद करता है। और एल्डर क्लैन मेंबर्स के उस ग्रुप का पहले भेजता है जिनकी हालत काफी गंभीर थी, और क्योंकि लाइगर्स की संख्या कम थी तो जो ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है वो भी ज्यादा नहीं होती है। और जब ओल्ड कैट पहली बार अपनी आंखों से इस ब्लड फ्यूजन को होते हुए देखता है तो ये काफी ज्यादा हैरान होता है, जिसके बाद से इसे टांगसन की एबिलिटी के ऊपर संदेह नहीं रहता है। और अगले आधे महीने में टांगसन सफलता पूर्वक सभी क्रिटिकली इल पेशेंट्स को देख लेता है, जिससे कि इसे सभी लाइगर्स का रिकॉग्नाइजेशन और लव मिलता है। जिसके बाद टांगसन ओल्ड कैट और बिग कैट को गोल्डन वैली लेके आता है, और ये दोनों ही गोल्डन वैली की ब्रीथ ऑफ लाइफ को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और डिस्कशन के बाद ओल्ड कैट डिसाइड करता है कि जो क्लाइंट्समैन ठीक हो चुके हैं उन्हें यहाँ पे रिकवर करने के लिए भेजा जाएगा, जिससे कि उन्हें 2 ग्रेट डीमन रेसेस के द्वारा मारने से बचाया जा सके, क्योंकि इन्हें पता चल गया होता है कि इन लोगों ने अपनी ब्लड लाइन को इंटीग्रेट कर लिया है। और टांगसन भी इन दिनों के दौरान काफी सारी फ्यूज ब्लड लाइन पावर को एब्सॉर्ब करता है, और इसे भी लीगर क्लैन की ब्लड लाइन पावर काफी अच्छी लगती है। और जब ये रात के समय अपने कैरी सिटी के घर में लौट के आता है तो ये सबसे पहले चेक करता है कि कोई आसपास डिस्टर्ब करने वाला तो नहीं है, जिसके बाद ये लीगर की ब्लड लाइन पावर को इंटीग्रेट करना शुरू कर देता है। और इसके डेंटियन के अंदर 6th रैंक कंसोनेंट हेवनली आई, 8th रैंक पीकॉक ट्रांसफॉर्मेशन, 8th रैंक गोल्डन पैंग ट्रांसफॉर्मेशन, 7th रैंक टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, 8th रैंक एलिफेंट डीमन ट्रांसफॉर्मेशन, 8th रैंक ब्लू सिल्वर एम्पर ट्रांसफॉर्मेशन और 8th रैंक विंड टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और टांगसन का इरादा विंड टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन को लीगर ट्रांसफॉर्मेशन से रिप्लेस करने का होता है, लेकिन जैसे ये लीगर ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्टेक्ट में आती है तो इसके द्वारा इसे निगल लिया जाता है। और अनएक्सपेक्टेडली विंड टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन को निगलने के बाद लीगर ट्रांसफॉर्मेशन एलिफेंट डीमन ट्रांसफॉर्मेशन को निगलना शुरू कर देती है, और एलिफेंट डीमन भी यहाँ से गायब होने लगता है जैसे ही इसे लीगर की व्हाइट गोल्डन फ्लेम से टच करती हैं। और इस मोमेंट पे टांगसन को निश्चित हो जाता है कि ये जो लीगर ट्रांसफॉर्मेशन है ये डेफिनेटली एक फर्स्ट क्लास ब्लड लाइन है, और ये जो डोमिनेटिंग फीलिंग होती है ये लास्ट टाइम इसे कंसोनेंट हेवनली आई से मिली थी। और जैसे टांगसन देखता है कि एलिफेंट डीमन को पूरी तरीके से निकल लिया गया है तो ये तुरंत ही वहाँ से ब्लू सिल्वर एम्परर को हटा लेता है। लेकिन जो फर्स्ट क्लास की 2 ब्लड लाइंस होती हैं, पीकॉक ट्रांसफॉर्मेशन और कंसोनेंट हेवनली आई ट्रांसफॉर्मेशन की, ये लीगर ट्रांसफॉर्मेशन को सप्रेस कर देती हैं। लेकिन अब भी ये शांत नहीं होती है और ये अब भी काफी वायलेंटली स्ट्रगल कर रही होती है। और डेंटियन के अंदर काफी लंबे समय तक वाइब्रेशन के बाद आखिरकार ये जो 6 ब्लड लाइन पावर इम्प्रिंट्स होते हैं ये स्थिर हो जाते हैं। और टांगसन मन में कहता है कि ये जो लीगर फ्यूज ब्लड लाइन है ये पक्का फर्स्ट क्लास ब्लड लाइन है, और वैसे तो मैंने 2 ब्लड लाइन पावर इम्प्रिंट्स को खो दिया है, लेकिन मेरी जो स्ट्रेंथ है वो कम होने की बजाय बढ़ गई है, और निश्चित रूप से ये ब्लड लाइन ग्रेट डीमन एम्परर बन सकती है। और कल मैं बिग कैट की ब्लड लाइन के साथ फ्यूज हो पाऊंगा। और जब सुबह सुबह मॉर्निंग में टांगसन की आंख खुलती है तो ये कहता है कि चलो सुबह तो हो ही गई है, तो अब मुझे बिग कैट की ब्लड लाइन के साथ फ्यूज हो जाना चाहिए। और काफी ज्यादा पसीना आ जाने की वजह से ये नहाने चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दुबई यहाँ पे आ जाता है, जो कि काफी खुश होते हुए कहता है कि लिटिल टांग चलो चल के बाहर ब्रेकफास्ट करते हैं। और इतना कि ये टांगसन के ऊपर लपकने के लिए काफी जोर से छलांग लगाता है, लेकिन तभी टांगसन के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकलने लगता है। और जब दुबई टांगसन के अंदर से इतना ज्यादा खतरनाक ऑरा बाहर निकलते हुए देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो
जाते हैं तो ये तुरंत ही पीछे हटने लगता है, जबकि टांगसन इस चीज को देख के मन में कहता है कि मैं अभी लीगर ट्रांसफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना नहीं सीखा हूँ, जिस वजह से मैं इसके ऑरा को छिपाना भूल गया। हम देखते हैं कि दुबई टांगसन से इतना बुरा डर गया होता है कि वो सीधे जाके झूमर से टंग जाता है और एक घबराते हुए रोते हुए कहता है कि लिटिल टांग, आखिर तुम्हारे साथ क्या लफड़ा है, आज तुम इतने ज्यादा डरावने क्यों लग रहे हो। तो टांगसन कहता है कि अरे कुछ नहीं, मैंने बस एक और ब्रेक थ्रू किया है, चलो चल के ब्रेकफास्ट करते हैं। और जब दुबई सुनता है कि टांगसन ने दोबारा से ब्रेक थ्रू किया तो यह काफी ज्यादा हैरान होता है और ब्रेकफास्ट करने के बाद टांगसन दोबारा से सीहू विलेज जाता है, जहाँ आज ये बिग कैट की ब्लड लाइन को फ्यूज करने वाला है, क्योंकि जो बिग कैट है वो पहले ही 9th रैंक की पीक पे पहुंच चुका है, जो कि एक गॉड बनने के कगार पे है। और ब्लड लाइन पावर को जितना ज्यादा कंप्रेस करना मुश्किल होगा उतना ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का इफेक्ट बेहतर होगा। और टांगसन इस चीज को भी कंफर्म करता है कि जो ब्लड लाइन फ्यूज हुई है वो फर्स्ट क्लास की है, जिस वजह से बिग कैट की ब्लड लाइन और भी सेफली फ्यूज हो पाती है। और लीगर कहता है कि ब्रदर सूरा तुम यहाँ पे आ गए। तो टांगसन कहता है कि आज मैं तुम्हें ब्लड लाइन फ्यूजन की पावर देने वाला हूँ, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। और जब बिग कैट सुनता है कि आज इसका फ्यूजन होने वाला है तो ये काफी खुश होता है, लेकिन तभी ओल्ड कैट यहाँ पे आते हुए कहता है कि नहीं। और इस चीज को सुन के बिग कैट हैरान होता है। तो ओल्ड कैट कहता है कि लॉर्ड असुरा एंसेस्ट्रल कोर्ट जाने वाले हैं, जहाँ पे काफी सारे पावर हाउसेस होंगे, इसलिए इन्हें कुछ लोगों की जरूरत होगी। और अगर बिग कैट ने फ्यूज किया तो ये कुछ समय के लिए कमजोर हो जाएगा, इसलिए फ्यूजन से पहले तुम इसे अपने साथ एंसेस्ट्रल कोर्ट ले जा सकते हो। और इस चीज को सुन के बिग कैट कहता है कि एल्डर ने बिल्कुल सही कहा है, मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं पहले फ्यूज ना हूँ। और एंसेस्ट्रल कोर्ट के इस दौरे पे तुम्हें भी तो किसी की जरूरत होगी ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो टांगसन कहता है कि मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास कम से कम इतनी तो एबिलिटी है जिससे कि मैं एंसेस्ट्रल कोर्ट के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जबकि बिग कैट का गॉड लेवल पे पहुंचना वो तो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और वैसे भी एंसेस्ट्रल कोर्ट के अंदर काफी सारे गॉड लेवल के पावर हाउसेज हैं, तो इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि बिग कैट मेरे साथ जाता है या नहीं। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहीं पे ठहरो और आराम से अपनी प्रैक्टिस करो और कोशिश करो कि जितना हो सके उतनी जल्दी तुम गॉड लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लो, क्योंकि लीगर क्लैन का जो फ्यूचर है वो मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ओल्ड कैट कहता है कि अब जब लॉर्ड असुरा ने ऐसा कहा है तो इन्होंने जैसा कहा है वैसा ही तुम करो। तो टांगसन कहता है कि बिग कैट तैयार हो जाओ, हम अभी के अभी ही शुरू करेंगे, जिसके लिए लीगर भी मान जाता है। जिसके बाद टांगसन बिग कैट की ब्लड लाइन को फ्यूज करना शुरू कर देता है और क्योंकि टांगसन की कई बार प्रैक्टिस हो चुकी है तो इस बार इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और थोड़ी ही देर में बिग कैट की ब्लड लाइन सफलतापूर्वक फ्यूज हो जाती है। और फिर लाइगर स्वॉर्ड सेंट बिग कैट की जो ब्लड लाइन पावर होती है वो सफलतापूर्वक फ्यूज हो जाती है और ये भी महसूस कर पा रहा होता है कि इसके गॉड बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ गई है। और इस चीज की वजह से काफी ज्यादा खुश होता है और टांगसन को गले लगाते हुए कहता है कि मेरे बेनिफैक्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और अब से इस बिग कैट की जिंदगी तुम्हारी हुई। जबकि टांगसन आराम से बिग कैट की थोड़ी बहुत प्योर ब्लड लाइन पावर को एब्सॉर्ब कर लेता है और लाइगर क्लैन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद टांगसन कैरी सिटी लौट आता है और ये अपने घर लौट के नहीं आता है, बल्कि इसकी बजाय ये बार बार मई गोंगजी से मिलने वाली जगह पे जाता है। और क्योंकि इसे एंसेस्ट्रल कोर्ट काफी जल्दी जाना है तो इसे काफी लंबे समय तक कैरी सिटी को छोड़ के जाना होगा और इसे इस बात की चिंता होती है कि मई गोंगजी से ढूंढ नहीं पाएगी अगर वो अपनी रिट्रीट से इस दौरान बाहर आ जाती है तो। और यहाँ के राहगीरों को टांगसन अवॉइड करके सीक्रेटली एक मिनिएचर कम्युनिकेशन एरिया को यहाँ पे सेटअप कर देता है, जो कि काफी ज्यादा लंबी दूरी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। और ये जो मैजिक एरिया था ये काफी ज्यादा थका देने वाला था और इसके अंदर जो मटेरियल्स की जरूरत थी वो बिल्कुल करीब करीब वैसे ही होते हैं जैसे एक ट्रांसमिशन एरिया को अरेंज करने में जरूरत पड़ती है। लेकिन मई गोंगजी के खातिर टांगसन इस चीज को लेके बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है और मैजिक एरिया को सेट करने के बाद टांगसन तुरंत ही रेडेम्पशन एकेडमी लौट आता है और जांग हाउसवान से कहता है कि अब मैं एंसेस्ट्रल कोर्ट चलने के लिए तैयार हूँ। और जांग हाउसवान अब भी काफी ज्यादा चिंतित होते हैं इन लोगों के ग्रैंड ओलिजियम के अंदर पार्टिसिपेट करने को लेके और ये कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में ग्रैंड कोलिजियम जाना ही पड़ेगा और इस बारी मैं भी एंसेस्ट्रल कोर्ट जाना चाहता हूँ, तो चलो कोई रास्ता ढूंढते हैं वहाँ पे साथ चलने का। तो टांगसन कहता है कि टीचर जिस चीज को होना होता है वो हमेशा होके ही रहता है और एंसेस्ट्रल कोर्ट के इस ट्रिप के बाद हमारे पास शायद सच में एक असली मौका हो। मेरे मन में कहते हैं कि ये लड़का भी ना, अब जब इसने पहले ही अपना मन बना लिया है तो इस चीज को लेके मैं इसके पीछे नहीं पड़ सकता हूँ। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि ये लोग बस सेफ रहें, क्योंकि ये बच्चा अभी सिर्फ 14 साल का ही है और ये पहले ही
लीग और स्वॉर्ड सैंड को हरा चुका है और यहाँ तक कि एंसेस्ट्रल कोर्ट के अंदर भी किसी के लिए ऐसा कुछ कर पाना भी मुश्किल होगा। और रेजिडेंस पे लौट के आने के बाद टांगसन और इसके साथी लिंगजी डियर डीमन किंग से मिलते हैं और ये उन्हें बताता है कि ये लोग तैयार हैं और अब ये एंसेस्ट्रल कोर्ट भी जा सकते हैं। और 3 दिनों के बाद टांगसन और इसके साथी लिंगजी डियर डीमन किंग के काफिले के साथ यहाँ से निकलते हैं और ये पांचों लिंगजी डियर डीमन किंग के द्वारा बनाए गए कैरियर्स के अंदर बैठे होते हैं। और इस यात्रा के दौरान जो टाइम गुजर रहा होता है उसे ये लोग अपनी कल्टीवेशन को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और डियर डीमन किंग का ये जो काफिला होता है वास्तव में एक प्रोफेशनल काफिला होता है। और रास्ते में इन स्टॉप्स के दौरान जो कार्गो सौंपे जाते हैं उन्हें एक अच्छी तरीके से अरेंज किए जाते हैं और ऐसे यह आधा महीना काफी तेजी से गुजर जाता है। और यहाँ पे ये लोग आखिरकार मोस्ट प्रॉस्पेरस फेरी कॉन्टिनेंट आ जाते हैं और इसके साथ ही साथ उस एंसेस्ट्रल कोर्ट की सिटी आ जाते हैं जो कि इस पूरी दुनिया को डोमिनेट करती है। और जो एंसेस्ट्रल कोर्ट होता है ये काफी लंबे ऊंचे पहाड़ों से घिरा होता है जिससे कि ये एक तरीके की वैली बन गई होती है। और एंसेस्ट्रल कोर्ट की ये जो सिटी होती है ये भी इसी वैली के अंदर स्थित होती है। और इन ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स ने एक विशाल गोला बनाकर एंसेस्ट्रल कोर्ट को घेरा हुआ होता है और इनमें से हर एक पहाड़ की चोटी पे एक काफी विशाल स्टेचू होता है। और ये जो मूर्तियां होती है ग्रेट डीमन एम्परर्स और हेवनली स्पिरिट की होती हैं या फिर उन एम्परर्स की जो कि कभी एग्जिस्ट किया करते थे। और आसपास की जो पीक्स हैं उन्हें एंसेस्ट्रल होली माउंटेन के रूप में जाना जाता है। और क्योंकि ये काफी बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है इसलिए एंसेस्ट्रल कोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार की दीवारें नहीं हैं। और इस काफिले को चेक करने के बाद इन्हें तुरंत ही एंसेस्ट्रल कोर्ट के लिए रवाना कर दिया जाता है। और ये जो एंसेस्ट्रल कोर्ट है ये वाकई में काफी ज्यादा विशाल है और यहाँ की जो कई सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं वो पहले इस वैली के अंदर बट रखी हैं। और इस पूरे एरिया के बीच में जो टावर सबसे बड़ा और सीना तान के खड़ा है वही यहाँ का एंसेस्ट्रल कोर्ट है। और इनमें से हर एक पैलेस किसी न किसी ग्रेट डीमन एम्परर का है और हेवनली स्पिरिट एम्परर्स का। और ये जो काफिला इतना दूर ट्रेवल करके आया होता है ये आखिरकार अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गया होता है जो कि लिंगजी चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है। और एक बंदा टांगसन के ग्रुप से कहता है कि फील्ड का जो ओनर है वो 7 दिनों के अंदर तुम्हें बता देगा कि कब कोलोजियम के अंदर साइन करने के लिए कब तुम लोगों को जाना है, जबकि बाकी के समय तुम लोग फ्रीली मूव कर सकते हो लेकिन एंसेस्ट्रल कोर्ट के अंदर लड़ना या उड़ने की इजाजत नहीं है। और बिना ग्रेट डीमन एम्परर्स और हेवनली स्पिरिट एम्परर की इजाजत के बिना उनकी टेरिटरी के अंदर एंटर बिल्कुल भी मत करना क्योंकि अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो ये काफी बड़ा जुर्म होगा। और अब जब तुम सभी ही नोबल्स हो तो कोई भी तुम लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा अगर तुम लोग नोबल के इन बेजेस को अपने चेस्ट पे पहने रहते हो। और गेम के बाद मुझसे यहाँ पे आके मिलना, मैं तुम लोगों की यहाँ से लौटने की व्यवस्था कर दूंगा। तो इसलिए टांगसन इस बारहसिंगा को थैंक यू कहता है जिसके बाद ये लोग एंसेस्ट्रल कोर्ट के अंदर घूमने लगते हैं। और इन सभी ने ही अपने अपने नोबल बेजेस को भी पहन रखे होते हैं। और वो बिंगसी कहता है कि तो अब हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या हम होटल जाने वाले हैं? तो टांगसन कहता है कि टीचर ने कहा था कि वो भी यहाँ पे काफी जल्दी पहुँच जाएंगे तो चलो सबसे पहले उनको ही ढूंढते हैं। और टांगसन एक पिल को बाहर निकालते हुए कहता है कि टीचर हम एंसेस्ट्रल कोर्ट आ चुके हैं, तो क्या आप भी एंसेस्ट्रल कोर्ट आ गए हैं? क्या आ गए हैं तो बता दीजिए कि हमें कहाँ मिलना है। तो मेयर कहता है कि मैं पहले से ही एंसेस्ट्रल कोर्ट के अंदर हूँ और एंसेस्ट्रल कोर्ट के बीच में एक व्हाइट टाइगर होटल है, वहीं पे आके मुझसे मिलो। तो टांगसन कहता है कि ठीक है टीचर अब हम आते हैं। और फिर ये बाकियों से भी कहता है कि तो चलो व्हाइट टाइगर होटल चलते हैं। जबकि दुबई पूछता है कि ज़ियाओ टांग आखिर ये नई चीज क्या है? तो टांगसन बताता है कि ये मेरा नया कम्युनिकेशन एरे है जिसकी मदद से हम टीचर के साथ कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जब ये लोग व्हाइट टाइगर होटल जा रहे होते हैं तो इन्हें रास्ते में काफी ज्यादा कम ही इंसान देखने को मिलते हैं। हालांकि एंसेस्ट्रल कोर्ट की जो एथेंस सिटी है वो कैरी सिटी की एथेंस सिटी से कहीं ज्यादा है जिस वजह से यहाँ पे काफी सारे स्पिरिट और मॉन्स्टर्स हैं। और ये जो स्पिरिट्स होती हैं प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ तो ये तो जाहिर सी बात है कि इस चीज ने इन सभी की आंखें खोल दी होती हैं। और कुछ ही देर में ये लोग व्हाइट टाइगर होटल भी पहुंच जाते हैं। और जैसे ये लोग व्हाइट टाइगर होटल के लॉबी में आते हैं तो वहाँ पे जांग हाउसवान पहले से इन लोगों के आने का ही इंतजार कर रहा होता है। और ये जो गॉड लेवल का जांग हाउसवान होता है इन लोगों को और भी ज्यादा वीआईपी एरिया में ले जाता है। चलो अंदर आ जाओ, मैंने तुम लोगों को इस किंग क्लास स्वीट को किराए पे लिया है तो आज तुम पांचों मेरे साथ ही रुक सकते हो। और ये स्वीट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसकी जो पर डे की कीमत है वो 10 एलिमेंटल कॉइन्स है। और जैसे ये लोग इस स्वीट के अंदर एंटर करते हैं तो काफी ज्यादा एनर्जी इनके अंदर जाने लगती है जिसे देख के वो बिंगसी खुश होते हुए कहता है कि यहाँ की स्पिरिट तो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और भले ही ये काफी महंगी है लेकिन ये वाकई में इतने महंगी होने के भी काबिल है। तो मेयर बताता है कि ये तो सिर्फ लिविंग रूम ही है लेकिन इसके बाद जो कल्टीवेशन रूम है उसमें तो यहाँ तक कि इससे भी कहीं ज्यादा स्पिरिट है। तो क्या तुम उसे एक्सपीरियंस करना चाहोगे? और यही एलिमेंट कॉइन्स की पावर होती है
तो इनमें से कोई कहता है कि आज रात को मैं कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ, बस यहीं पे रुक के प्रैक्टिस करूंगा। तो इनमें से कोई कहता है कि हाँ लेकिन मैं यहाँ से कल चला जाऊंगा। तो फिर कोई और कहता है कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कल्टीवेट करने का एक सिंगल दिन भी वो बाहर के कई दिनों के बराबर होगा। जिसके बाद हम टांगसेन को मेयर के साथ बातचीत करते हुए देखते हैं, जहाँ पे टांगसेन कहता है कि टीचर, तो आखिर आप कब हेडक्वार्टर्स जाने वाले हैं? तो मेयर कहता है कि मैं कल जाऊंगा, और मुझे लगता है कि हेडक्वार्टर से इस चीज को छिपाना ही बेहतर होगा कि तुम लोग ही शेरेक टीम हो, और मैंने पहले ही इस चीज के बारे में एल्डर गुआन और सीरू के साथ डिस्कस कर लिया है, क्योंकि तुम्हें अब भी ग्रो करने के लिए और भी समय की जरूरत है। और अगर तुम तुम्हारे बारे में हेडक्वार्टर्स को इतनी ज्यादा जल्दी पता चलने देते हो तो तुम्हारे लिए बाकी की अरेंजमेंट्स भी कर दी जाएंगी, जिससे उस समय तुम्हारे लिए उससे इनकार करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो टांगसेन कहता है कि हमारा जो फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर का झूठ है उसको हमें जारी रखना होगा। तो मेयर कहता है कि मुझे हेडक्वार्टर से तब से थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा है जब से उन्होंने हमारे एरेड डिस्क के सेल्स को लेके हमारा फायदा उठाने की कोशिश की है, इसलिए इस बारी में एक और सेल्स चैनल को ओपन करने के बारे में सोच रहा हूँ, जिससे कि हम फ्यूचर में उन्हें खुद बेच सकेंगे। तो टांगसेन कहता है कि सेल्स चैनल्स के बारे में इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और एरेड डिस्कों से तो काफी ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। और मैं जो इस बारी लिंग्जी डियर डीमन किंग के काफिले के साथ आया हूँ, तो मैंने रास्ते भर उन सभी को ही ऑब्जर्व किया है, और मेरी नजरों में ये सभी ही काफी ज्यादा प्रोफेशनल्स हैं और एक टॉप लेवल के काफिले होने के काबिल हैं। और तो और जो लिंग्जी डियर डीमन किंग और जो पिकॉक डीमन किंग है ये एक दूसरे से काफी क्लोजली रिलेटेड है, तो फ्यूचर में इन्हें कंट्रोल कर पाना काफी आसान होगा। तो आप इनके साथ कोऑपरेट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी होगी वो काफी हाई होगी। और तो और जो लिंग्जी डियर डीमन किंग है वो एक काफी जाना माना बिजनेसमैन भी है। तो इस चीज को सुन के मेयर काफी ज्यादा खुश होता है और ये कहता है कि मैं समझ गया तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तो अब तुम क्या करने वाले हो? तो टांगसेन कहता है कि टीचर आप मेरी बात को काफी ध्यान से सुनिएगा। जिसके बाद ये कि झटके में अपना सारा ज्ञान मेयर को दे देता है, जिसे सुन के मेयर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या तुम सच में मुझसे ऐसा करवाना चाहते हो? और ऐसा नहीं है कि तुमने मुझे अच्छे से नहीं सिखाया है, लेकिन और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेयर कहते हैं कि अब जब तुम सभी लोग एंसेस्ट्रल कोर्ट आए हो तो मैं तुम लोगों को ये सलाह देना चाहूंगा कि तुम लोग की ग्रेट डीमन एम्परर के जो पैलेस हैं तुम लोग उन्हें विजिट करो अगले कुछ दिनों तक, और वहाँ पे तुम लोग ग्रेट डीमन एम्परर की ब्रीथ को भी महसूस कर सकोगे। और जब भी कोई मॉन्स्टर एंसेस्ट्रल कोर्ट आता है तो वो इस तीर्थ यात्रा पे जरूर जाता है। तो टांगसेन थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि क्या सच में ग्रेट डीमन एम्परर के पैलेस में जाया जा सकता है? लेकिन हमसे तो कहा गया था कि वहाँ पे जाना तो एक काफी बड़ा गुनाह है। तो मेयर बताता है कि ग्रेट डेमन एम्परर के पैलेस में एक ओपन एरिया है और वहाँ पे एंटर करने के लिए तुम पे भी कर सकते हो, और वहाँ पे एंटर करने के लिए लोकल्स को 5 एलिमेंटल कॉइंस देने होते हैं, लेकिन फॉरेनर्स को 10 एलिमेंटल कॉइंस देने होते हैं, लेकिन इस कीमत को देना वाजिब है। और दुबई तुम्हें तो हेवनली फॉक्स ग्रेट डेमन एम्परर के पैलेस जाना चाहिए, इससे डेफिनेटली तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा अपनी ब्लड लाइन को समझने में। तो टांगसेन पूछता है कि टीचर आखिर ये दर्जन भर ग्रेट डेमन एम्परर्स और हेवनली स्पिरिट एम्परर्स कौन है? तो मेयर कहता है कि मैं यही तो तुम्हें बताना चाहता था। यहाँ पे टोटल 16 ग्रेट डीमन एम्परर्स और हेवनली स्पिरिट एम्परर्स हैं, और जो जिंदा ग्रेट डीमन एम्परर्स और हेवनली स्पिरिट एम्परर्स हैं वो लोग एंसेस्ट्रल कोर्ट के अंदर अपना खुद का पैलेस बना सकते हैं, और जब वो लोग मर जाएंगे तो पैलेस को न्यूकमर्स को सौंप दिया जाएगा। और अब एंसेस्ट्रल कोर्ट के अंदर 15 पैलेसेस हैं, और जो न्यूली प्रमोटेड क्रिस्टल फ्यूनिक्स ग्रेट डीमन एम्परर था उसे तो लास्ट टाइम कैरी सिटी के अंदर इंजर्ड कर दिया गया था, इसलिए वो अभी तक यहाँ पे अपना खुद का पैलेस नहीं बना पाया है। और चलो तियानियो एम्पायर के डीमन रेस के साथ शुरुआत करते हैं। डीमन रेस के अंदर 9 ग्रेट डीमन एम्परर्स हैं, और उनके बारे में मैं तुम्हें उनकी पावर्स के अनुसार बताता हूँ। और इनमें जो पहला है वो ओमनीपोटेंट क्रिस्टल ड्रैगन ग्रेट मॉन्स्टर एम्परर है, और इसने एक क्रिस्टल ड्रैगन के रूप में कल्टीवेट किया था, और अभी ये 2000 सालों का है, और ये दोनों ही रेसों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। हालांकि इसका कोई भी जेंडर नहीं है और न ही इसे इनहेरिट किया जा सकता है, ये बस एक यूनिक एग्जिस्टेंस है। और जो दूसरे नंबर पे है वो फेट का मास्टर है, जो कि और कोई नहीं हेवनली फॉक्स ग्रेट डीमन एम्परर है, और क्योंकि ये फॉर्च्यून को कंट्रोल कर सकता है इसलिए ही ये पूरे कॉन्टिनेंट के फेट को डोमिनेट करता है। और जब तक कि ये यहाँ पे है तब तक मॉन्स्टर और स्पिरिट क्लेंस के पास सबसे ज्यादा लक है, और ये वाकई में काफी ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए कोई भी इसे नाराज नहीं करना चाहता है। और जब दुबई सुनता है कि ये पूरे कॉन्टिनेंट के फेट को कंट्रोल कर सकता है तो ये काफी अचंभित होता है और कहता है कि अगर ये मर गया तो
तो क्या होगा। तो टांगसन कहता है कि तो शायद हम इंसानों के पास एक मौका हो। और इस चीज को सुन के ये चारों ही काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होते हैं और मेयर कहते हैं कि हाँ, लेकिन हेवनली फॉक्स लीनेज के अंदर हमेशा एक सक्सेसर तैयार रहता है और सभी डायनेस्टीज के जो हेवनली फॉक्स ग्रेट डीमन एम्परर होते हैं वो ज्यादा समय तक लंबी जिंदगी नहीं जीते हैं, शायद इसलिए क्योंकि वो सन ऑफ फेट हैं। लेकिन ओल्ड जनरेशन की मृत्यु के बाद एक नई जनरेशन हेवनली फॉक्स ग्रेट डीमन एम्परर की तुरंत ही अपीयर हो जाती है। और इस चीज को टांगसन काफी केयरफुली सुन रहा होता है और मेयर कहता है कि जो तीसरे स्थान पे वो एटर्नल बर्निंग ऑफ स्काई है, जिसे इमोर्टल ग्रेट डीमन एम्परर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो इमोर्टल फ्यूनिक्स की लीनेज होती है, इनका ही सबसे लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन होता है, जिससे कि ये 3000 सालों तक जी पाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस लीनेज के पास 9 जिंदगियां होती हैं अगर वो गॉड लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लेते हैं तो। और हर बारी जब ये निर्वाणा पहुंचते हैं तो ये पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा लो की है कि यहाँ तक कि मैं भी कुछ नहीं बता सकता हूँ कि इसकी जो कॉम्बैक्ट पावर है वो क्रिस्टल ड्रैगन ग्रेट डीमन एम्परर से कितनी ज्यादा इंफीरियर है। और जो चौथे नंबर पे वो इनविंसिबल स्प्लिटिंग स्काई ग्रेट डीमन एम्परर है, जो कि बेहेमथ जाइंट मॉन्स्टर है जिसे लैंड के ऊपर इनविंसिबल होने का खिताब मिल रखा है। और इसके शार्प क्लॉज के सिर्फ 2 ही अटैक्स पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इस क्लैन के लिए जन्म देना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए इस रेस की जो संख्या है वो काफी ज्यादा कम है। और जो 5वें स्थान पे वो हेवन एंड अर्थ व्हाइट टाइगर ग्रेट डीमन एम्परर है। और ये जो व्हाइट टाइगर है ये इस होटल का भी ऑनर है जहाँ पे हम अभी ठहरे हुए हैं। और इस व्हाइट टाइगर ग्रेट डीमन एम्परर की पीठ पे पंख भी निकले हुए हैं, जिससे ये हवा में हो या जमीन पे ये दोनों ही इसके डोमेन रहते हैं। और छठा स्थान एटर्नल नाइट एम्परर का है, जो कि डार्क ग्रेट डीमन एम्परर है। और जो डार्क ड्रैगन डीमन और क्रिस्टल ड्रैगन डीमन की जो लीनेजेस हैं, इन दोनों के पास लाइट एंड डार्कनेस की 2 एट्रीब्यूट्स हैं। और 6 रैंक पे होने के बावजूद भी बाकी के जो टॉप रैंकिंग ग्रेट डीमन एम्परर्स हैं वो इस बात को कहने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर सकते हैं कि वो आधी रात को इसे हरा सकते हों। और 7वां स्थान गोल्डन रेडियंस का है, जो कि गोल्डन मैमूथ ग्रेट डीमन एम्परर है। और ये गोल्डन मैमूथ क्लैन से आया है। और तो और ये एलिफेंट मॉन्स्टर रेस का लीडर भी है। और तो और इसे ग्रेट डीमन एम्परर्स के बीच में नंबर 1 डिफेंसिव एग्जिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। और 8वां स्थान सोरिंग टू हेवन एंड अप्रोचिंग द क्लाउड्स का है, जो कि स्वॉर्ड्स एंड ग्रेट डीमन एम्परर है। और ये जो रेड क्राउन्ड क्रेन लीनेज है ये सबसे शार्पेस्ट है, लेकिन तब भी इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो ज्यादा हाई नहीं है। लेकिन इसकी सुपर स्वॉर्डमैनशिप की वजह से ये ग्रेट डीमन एम्परर्स के बीच में अपनी रैंक के लिए जगह बना सका है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसके अंडर में 3600 क्रेन स्वॉर्ड्स हैं, जो कि इसके कमांड मिलते ही कुछ भी कर सकती हैं। और 9वां स्थान क्रिस्टल सील्ड हेवन एंड अर्थ का है, जो कि क्रिस्टल फ्यूनिक्स ग्रेट डीमन एम्परर का है। और वैसे तो क्रिस्टल फ्यूनिक्स की जो लीनेज है ये बस अभी अभी प्रमोट होकर ग्रेट डीमन एम्परर पे पहुंची ही है। और अगर स्ट्रेंथ के मामले में इसकी बाकी डीमन एम्परर्स के साथ तुलना की जाए तो ये अब भी उनसे काफी पीछे है। और डीमन क्लैन के इन 9 डीमन एम्परर्स की यही स्पेसिफिक सिचुएशन है। और अगर तुम लोग इस तीर्थ यात्रा को करना चाहते हो तो तुम लोगों का ग्रेट डीमन एम्परर ही मेजर फोकस होना चाहिए। और मेयर की इन बातों को सुन के ये चारों ही काफी हैरान परेशान होते हैं। और इस चीज को देख के मेयर भी थोड़े परेशान होते हुए मन में कहते हैं कि ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये सभी ही काफी डर चुके हैं। और इसी वजह से अकेडमी ने पहले इन टॉप रैंक पावर हाउसेज को इन लोगों से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, क्योंकि उन्हें डर था कि स्टूडेंट्स को समय से पहले ही काफी तगड़ा झटका लग जाएगा, जो कि उनकी फाइटिंग स्पिरिट पे असर डालेगा। लेकिन तभी टांगसन काफी सीरियस होते हुए कहता है कि तो फिर टीचर, आपको हेवनली स्पिरिट एम्परर्स के बारे में भी बात करनी चाहिए। और टांगसन की इस बात को सुन के मेयर को थोड़ी शांति मिलती है और ये मन में कहते हैं कि ये एकदम सही है। और ऐसा देखता है कि टांगसन पे इसका कोई भी असर नहीं हुआ है। और मुझे तो यहाँ तक ये ऐसा लगता है कि ये थोड़ा और ज्यादा उत्तेजित हो गया है। और वाकई में इसकी जो मन की दृढ़ता है वो काफी अच्छी है। और फिर ये कहता है कि अब हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो रीजन एम्पायर के 7 हेवनली स्पिरिट एम्परर्स हैं। कि एकेडमी की जो इंफॉर्मेशन है स्पिरिट्स को लेके वो ज्यादा डिटेल में नहीं है, क्योंकि स्पिरिट्स डीमंस के मुकाबले काफी ज्यादा एकता में रहते हैं। और इनके जो बाकी के क्लेंस के साथ रिलेशनशिप होते हैं वो काफी करीबी होते हैं। और साफ साफ तौर पर डीमन क्लेंस के बीच में काफी ज्यादा अंतर है, क्योंकि इनकी जो ब्लड लाइन्स है वो एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग है। हालांकि क्योंकि स्पिरिट्स जो हैं वो शुरुआत में प्लांट्स ही होती हैं, तो इनकी ब्लड लाइन फ्यूज, ग्राफ्टेड, कल्टीवेट और म्यूटेड हो सकती है। और यहाँ तक कि वैसे ये सिर्फ 7 हेवनली स्पिरिट एम्परर्स ही हैं, लेकिन तब भी ये डीमन क्लैन से कमजोर नहीं है। और इनमें से जो पहले स्थान पे उसे हेवंस के द्वारा जन्म दिया गया है और उसी के द्वारा इन्हें बड़ा किया गया है, जो कि सेलेशियल यंग हेवनली स्पिरिट एम्परर है। और सैकड़ों सालों की कल्टीवेशन के बाद जो फेरी सनफ्लावर लीनेज और 8 अलग स्पिरिट रेसेस हैं, उन्होंने आखिरकार एक तरीके की परफेक्ट स्पेशल एग्जिस्टेंस को इनहेरिट कर लिया है।
है जो कि हेवनली सनफ्लावर की है, जिसका निकनेम तियान यांग है और वर्तमान में इसकी 2000 सालों से भी ज्यादा उम्र है। लेकिन तब भी इसकी ब्लड लाइन को पास करना काफी मुश्किल है, इसलिए रीजन एम्पायर इस मसले को लेके भी काफी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि स्पिरिट रेस के अंदर ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर हाउस है और सिर्फ क्रिस्टल ग्रेट डीमन एम्पायर की वजह से दूसरा, जबकि दूसरा स्थान अर्थ सप्रेसिंग मिराट थिंग्स का है, जिसे अर्थली यिंग हेवनली स्पिरिट एम्पायर भी कहते हैं और इसने डीन ग्रास के एम्पायर के रूप में कल्टीवेट किया है और स्पिरिट वर्ल्ड के यिंग यांग को कंट्रोल करने के लिए इसने अपने आप को सेलेशियल यांग हेवनली स्पिरिट एम्पायर से अलग कर लिया और इन दोनों ने ही कई प्रकार के प्लांट से कल्टीवेट किया है अर्थ की पावर को कंट्रोल करने के लिए। तो जो दो एम्पायर्स हैं अर्थली यिंग और सेलेशियल यांग, ये दोनों ही एक असली रूलर्स हैं रिचन एम्पायर के, और जो तीसरा है वो एक स्टोन से स्पिरिट में बदला है जो कि सोल डिवोरिंग हेवनली स्पिरिट एम्पायर है और इसने डीमन ट्री से कल्टीवेट किया है और डिवाइन कॉन्शियसनेस के लेवल में इसके पास आउटस्टैंडिंग पावर है और ऐसा भी कहा जाता है कि ये सभी चीजों को कंट्रोल कर सकता है, मतलब कि ये लाइफ दे सकता है जिससे कि एक बेजान पत्थर भी एक स्पिरिट में बदल जाए। जबकि जो चौथा स्थान है वो बर्निंग द हेवन एंड बॉइलिंग द अर्थ से है जो कि पैरासोल ट्री हेवनली स्पिरिट एम्पायर है और इसने पैरासोल ट्री से कल्टीवेट किया है और यहाँ तक कि वैसे ये ट्री है लेकिन तब भी इसका जो एट्रीब्यूट है वो फायर है और जो कुछ भी जल सकता है वो इसके न्यूट्रिएंट्स में बदल जाता है। तो ये जो पैरासोल ट्री हेवनली स्पिरिट एम्पायर और जो इमोर्टल ग्रेट डीमन एम्पायर है ये एक जोड़ा है और अगर इनकी पावर को कंबाइन कर दिया जाए तो ये काफी ज्यादा खतरनाक रूप ले सकती हैं। तो इन लोगों ने खुद ही एंसेस्ट्रल कोर्ट के बाहर की जो टेरिटरी है उन्हें छोड़ दिया जिससे कि बाकी के एम्पायर्स का डर कम हो सके। और पांचवा स्थान 1000 मोमेंट्स एंड 100 चेंजेस का है जो कि कलर्ड ग्लेज्ड स्टोन हेवनली स्पिरिट एम्पायर है और कल्टीवेशन में ये सफलता पूर्वक ग्लेज्ड स्टोन के द्वारा रिफाइन हुई है और इसकी जो एबिलिटीज है वो इतनी ज्यादा अजीब है कि कोई भी इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। और जो छठे स्थान पे वह इंडेस्ट्रक्टेबल डायमंड हेवनली स्पिरिट एम्पायर है और इसने और डायमंड एजेंट से कल्टीवेट किया है जो कि सभी एट्रीब्यूट्स का नेचुरल रेजिस्टेंट है और हेवनली स्पिरिट एम्पायर्स के बीच में इसका जो डिफेंस है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और ये स्प्लिटिंग स्काई ग्रेट डीमन एम्पायर का मॉर्टल एनिमी भी है। और वैसे तो ये स्प्लिटिंग स्काई ग्रेट डीमन एम्पायर को नहीं हरा सकता है लेकिन स्प्लिटिंग स्काई ग्रेट डीमन एम्पायर भी इसे रोकने के लिए पावरलेस है। और सातवें स्थान पे वो नदी है जो कि हेवन एंड अर्थ को जोड़ती है जो कि एंडलेस हेवनली स्पिरिट एम्पायर है और इसने एक बॉटमलेस स्प्रिंग से कल्टीवेट किया है जिसे एंडलेस ब्लू सी के रूप में भी जाना जाता है और इसके पास ही सबसे लार्जेस्ट अटैक रेंज भी है और ये रिवर लेक सीज को कंट्रोल कर सकता है, मतलब कि ये वाटर एलिमेंट के सोर्स का मास्टर है। और हमारे पास बस इतनी ही हेवनली स्पिरिट एम्पायर्स की जानकारी है। तो ये सुन के तुम लोगों को कैसा लगा, क्यों ये चौंका देने वाला था ना? इनमें से कोई कहता है कि हाँ ये वाकई में काफी चौंका देने वाला था क्योंकि ये जो हेवनली स्पिरिट एम्पायर्स हैं ये सभी सच में सर्वव्यापी हैं। तो टांसन कहता है कि हाँ इनके पास कई प्लांट्स और एट्रीब्यूट्स हैं। तो मेयर कहते हैं कि हाँ ये सदमा देना जरूरी था क्योंकि यही असली फेरी कॉन्टिनेंट है जिसका हमें सामना करना है और यही लोग ही इस कॉन्टिनेंट के असली रूलर्स हैं, जिस वजह से ये कॉन्टिनेंट इन लोगों से ही बिलोंग करता है और तो ये लोग वही हैं जिनका हमें फ्यूचर में सामना भी करना है। इसलिए अगले कुछ दिनों तक तुम लोगों का जो पहला टास्क है वो इन लोगों के पैलेस को विजिट करना है और उनकी ब्रीथ की जो असली फीलिंग और उनका जो प्रेशर तुम पे पड़ेगा उससे ही तुम लोगों को बात की गंभीरता पता चलेगी और इस तरीके से तुम समझ पाओगे कि तुम इन बाकी क्लैन से कितना ज्यादा दूर हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ऑब्जर्विंग और फीलिंग के प्रोसेस के दौरान तुम लोग अपनी भी खुद की एबिलिटीज को पहचान पाओगे, क्योंकि इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हम इंसान स्ट्रांग होना चाहते हैं और हमें उनकी बराबरी भी करनी होगी। तो हम लोग सिर्फ उनका रास्ता ढूंढ के उसे फॉलो कर सकते हैं। और मेयर की इन बातों को सुन के ये सभी ही अब पूरी तरीके से जोश में आ जाते हैं और अब इनमें से कोई भी डर नहीं रहा होता है और न ही घबरा रहा होता है। और मेयर कहते हैं कि कल मैं हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने के लिए जाऊंगा, इसलिए मैंने इस जगह को सिर्फ एक दिन के लिए ही रेंट पे लिया था। तो आज के लिए तुम लोग यहीं पे रुक के कल्टीवेट कर सकते हो और कल एंसेस्ट्रल कोर्ट के पैलेस पे विजिट करना शुरू कर देना, जिसके बाद ये सभी ही यहाँ पे बैठ के कल्टीवेट करने लगते हैं। जिसके अगले दिन टांगसन और बाकी की ये सभी ही ग्रेट डीमन एम्परर के पैलेसों को विजिट करने के लिए निकल जाते हैं और ये लोग सबसे लोवेस्ट रैंक से शुरुआत करने के बारे में सोचते हैं, इसलिए ये लोग सबसे पहले स्वॉर्ड्स एंड ग्रेट डीमन एम्परर के पैलेस की तरफ जाते हैं। और इसी के साथ भाई लोग हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।